हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के बाकी बचे हुए जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के उनकी रिवीजन करेंगे। उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करेंगे और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम करेंगे। पहले सबसे पहले आपका जो चैप्टर है ये मेनली आपका बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो इस राइट एंगल यानी कि 90 के 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ठीक है। और उसके साथ ही जो ये नीचे की जो साइड होती है बेस, इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप सारे जो हमारे साइन कोस टेंजेंट थीटा है इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको आप एच बोल सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर पी और ये आपका है बेस बी, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है जो परपेंडिकुलर पी बटा में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। शॉर्ट ट्रिक इसका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना, सोना का हो गया साइन, चांदी, चांदी का हो गया कोस, तोले, तोले का मतलब हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज। कोस का मतलब बनेगा बेस बटा में हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का मतलब होगा परपेंडिकुलर बटा में बेस, ठीक है। ये तीन थीटा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोट की, तो कोट होता है टेंजेंट का अपोजिट। तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बटा में परपेंडिकुलर। इसको आप जो है अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो कोट आपका आ जाएगा बेस बटा में परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जो कोसिकेंट होता है वो होता है आपका साइन का अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बटा में परपेंडिकुलर। और जो सीकेंट होता है वो होता है कोस का अपोजिट। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस यानी कि हाइपोटेन्यूज बटा में बेस। तो इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप जो है साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको जो है टेबल जो होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, तो इसको भी बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक रहता है। उसमें उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप क्या करेंगे, पहले तो एंगल्स लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। ये एंगल्स लिख लिया आपने। फिर इन सब के नीचे आप 0 से लेकर काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपने क्या किया, पहले सारे एंगल लिख लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। फिर आपने इनके नीचे संख्या लिखी 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4। फिर आपने क्या किया, इन सबको 4 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से सबको डिवाइड कर दिया। फिर आपने इन सब का स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करके, स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कैसे बन जाएगा, 0/4 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा आपके पास। 1/√4 क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये बन जाएगा 1/2। 1 का रूट 1 ही रहेगा और 4 का रूट हो जाएगा 2। √2/4 में ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, √3/4 है, तो √3 एज इट इज रहेगा। √3 की कोई वैल्यू नहीं होती, सॉल्व नहीं होता मतलब कंप्लीट। और 4 का रूट हो जाएगा 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √1 का रूट कितना होता है, 1। तो ये साइन की वैल्यू बन गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ये वैल्यू बनने के बाद अब आप जो है बाकी सारी वैल्यूज अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा की जो वैल्यूज बन गई, कोस थीटा के लिए आपको क्या करना है, कोस की टेबल के लिए साइन की जो वैल्यूज है उनको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2, 1/2 और 0। ये कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी।
अब टेंजेंट थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो 0/1 फिर 0, 1/2 बटा में √3/2, 1/√3, 1/√2 बटा में 1/√2, 1 बन जाएगा, √3/2 बटा में 1/2 √3, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर सेम कोट थीटा क्या होगा, टेंजेंट का रिवर्स कर देंगे आप, टेंजेंट को 1/कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा, इस तरीके से निकाल देंगे। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, और सीकेंट थीटा होता है 1/कोस थीटा। तो इस तरीके से आप ये पूरी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और आप अपने एग्जाम में जो भी इनकी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत ही आसानी से मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कुछ, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेम इसी से आप जो है अलग अलग टेंजेंट और सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं चेंज करके। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ एक कोण बनाती है जो कि पॉजिटिव में होता है, यानी कि जो बढ़ता हुआ कोण होता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 1 है और यहाँ कोई ये पर्सन खड़ा है, तो अगर ये यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है तो एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट ऊपर की तरफ। अगर ये पर्सन यहाँ से इस बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और ये देखिए इसी से मिलते जुलते आपको काफी जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ दे दी जाती है स्टेटमेंट्स कि कोई एक टावर है, टावर की दीवार से जो एंगल है एलिवेशन का वो इतना बन रहा है, तो टावर की हाइट कितनी है या दीवार की हाइट कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसमें कि जब हमने अभी आपको बताया कि कोई भी टावर है, उसकी जो है ये टावर खड़ा है, ये ग्राउंड है हमारा, तो इस टावर की जो छाया बन रही है, ठीक है, उसका जो एंगल है वो दे दिया गया है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है, या इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आप इनको अच्छे से सॉल्व करके देखें, क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सर्कल यानी कि वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहला मेन पॉइंट क्या कहता है, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि जो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, और ये एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा है और एक जीवा ये है। अगर इन दोनों की लंबाई बराबर है तो ये जो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी दोनों, वो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, समरूप वृत्तों की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इस एक दूसरे के, इसका मतलब उनका आकार भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। तो अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब उनकी जो अगर जीवाएं समान है तो वो समान ही कोण बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।
अगर कोई भी दो कोड्स दो अलग अलग सर्कल में दी गई है या एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स दी गई हैं, तो वो जो ओरिजिन पॉइंट होता है, सर्कल का केंद्र बिंदु होता है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समरूप वृत्तों की यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की समान जीवाएं अपने संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है, यदि आप वृत्त की दो जीवाएं लें तो केंद्र के पास वाली जीवा दूसरी जीवा से बड़ी होती है। यानी कि एक सर्कल है, मान लीजिए हमें एक जीवा ये दे दी गई है और एक ये दे दी गई है, तो जो ये इस साइड वाली जीवा है इसका डिस्टेंस सर्कल से ज्यादा होगा क्योंकि ये साइज में छोटी है, और जो ये बड़ी जीवा होगी वो सर्कल के ओरिजिन के ज्यादा पास होगी। ठीक है। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है और यहाँ ये एक जीवा दे दी गई है, अगर हम सर्कल के ओरिजिन से, ठीक है, यानी कि सेंटर से इस जीवा के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो इस साइड के जो ये एरिया है, डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये क्या करती है, इसको इक्वल डिस्टेंस में समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का क्या कहना है, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण क्या होता है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होता है। ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा सर्कल था, ये एक जो है इसके सेंटर से जाती हुई इसका डायमीटर हो गया, तो ये जो अब हाफ सर्कल रह गया ऊपर वाला, तो इसके अंदर जो भी कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक चतुर्भुज दे दिया गया है और इसके चारों कॉर्नर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया जो चारों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद इसने कहा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण पूरक होते हैं, यानी कि उनका टोटल जो 180 डिग्री होता है। ये कोण, इस कोण और इस कोण का जो ये आमने सामने के कोण है, इनका टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। इस कोण का और इस कोण का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाह्य कोण आंतरिक समकोण के बराबर होता है। अगर हम इसकी एक भुजा कोई भी बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाह्य कोण बनेगा इसका वो क्या होगा, इसके आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही काटती है। ये कोई भी सर्कल या वृत्त है, ठीक है, ये इसके ऊपर कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, तो अगर इस बिंदु से कोई रेखा होकर जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये सर्कल को सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करती है या काटती है। छेदिका रेखा वह होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तो जो सीकेंट होता है, सीकेंट लाइन उसको कहते हैं जो सर्कल को दो बिंदुओं पर काटती है। तो ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, सीकेंट, ये यहाँ सर्कल को दो बिंदुओं पर काट रही है। उसके बाद वृत्त के अंदर किसी बिंदु से उस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देखिए स्पर्श का मतलब जो बिल्कुल सिर्फ टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। अगर हम सर्कल के अंदर कहीं से स्पर्श रेखा बनाना चाहेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी क्योंकि वो रेखा उसको दो बिंदुओं पर काटेगी। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो स्पर्श रेखा सर्कल को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट सकती है। नेक्स्ट, वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट यानी कि एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किस तरीके से कि ये एक सर्कल है, ये कोई भी पी पॉइंट दे दिया हमें, ठीक है, अब इस पी पॉइंट से हम इस सर्कल के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो ये, इसने यहाँ इसको एक ही पॉइंट पे टच किया सर्कल को, और दूसरी स्पर्श रेखा हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसने भी यहाँ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच किया। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर मैक्सिमम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको एग्जाम के अंदर इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको मिल सकते हैं।
जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब जो हमने सर्कल की बात की थी, तो अगर हम बात करें सर्कल के पेरीमीटर की, सर्कमफेरेंस की, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। आर क्या होता है? रेडियस, और डी होता है इसका डायमीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। अब देखिए, आपको पता है जो पहिया होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है। यहाँ उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु भी होता है। तो जितना ये जो पहिया है, अगर मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू करे, तो ये पॉइंट जो ऐसे ऐसे नीचे आता जाएगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो जो पहिए की दूरी, अगर ये कह दिया जाए कि इस पहिए ने एक सर्कल में, एक राउंड में कितनी दूरी तय की, तो जो इसका सरकमफेरेंस बनेगा ये पूरा, जो कि 2πr के बराबर होता है। ठीक है। तो वो इसकी एक चक्कर की दूरी हो जाती है। अगर आपको बोल दिया गया कि इसने 4 चक्कर में कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करेंगे? इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर निकालनी है, जिसका एंगल जो है आपको थीटा दिया गया है, तो उसके लिए क्या होगा? L इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू में 2πr। ये फॉर्मूलाज है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? L प्लस 2r के इक्वल। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल A इज कितना होता है? थीटा बाई 360 इंटू में πr²। एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू क्या होता है? LR/2। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है। सेक्टर किस तरीके से बनता है कि अगर ये आपके पास सर्कल है और यहाँ से हमने क्या किया? 2 रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है। तो ये आपका जो सर्कल है सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। इसको कम हिस्से वाले को आप कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो ये ज्यादा वाला हिस्सा बचा है ये आपका हो जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है। तो अगर आपको इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सर्कल के पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, इस तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है। तो आपको इस तरीके के आगे जो फर्दर क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड आपको पता है कि क्या होता है? 2 क्यूब से मिलकर जो बनता है उसको आप बोलते हैं क्यूबॉइड। इस तरीके से। ठीक है। ये आपका होता है क्यूबॉइड। इसके अंदर L लेंथ है, B ब्रेथ चौड़ाई है और H हाइट दी गई है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2H इंटू L प्लस B स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। डायगोनल जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर क्यूब की बात करें, एक क्यूब यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई, जिसकी तीनों चीजें बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4a²। वॉल्यूम होता है a³ और डायगोनल ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? √3a के इक्वल। अब अगर सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में r उसकी रेडियस होती है और h जो है हाइट दे दी जाती है। ये आपका सिलेंडर होता है। ठीक है। ये r रेडियस है और ये h हाइट हो जाती है, ये r रेडियस होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू में h प्लस r। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h। इसके बाद कोन की अगर हम बात करें, तो आपके पास कोन कुछ इस तरीके का होता है, इस शेप के अंदर। तो ये h होती है इसकी और ये रेडियस होती है r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πrl। l जो इसकी ये स्लांट हाइट होती है, इसको बोलते हैं l। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है πr इंटू में l प्लस r।
वॉल्यूम को उनका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो आर एच और एल के बीच में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोन के अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सफियर की, सफियर एक तरीके का सर्कल होता है, लेकिन सर्कल 2 डायमेंशन में होता है, सफियर 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो सफियर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ सफियर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करें तो वो सफियर का हाफ हो जाता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम बात करें एक होलो सिलेंडर की, होलो सिलेंडर का मतलब है कि ये सिलेंडर है हमारा जो यहाँ अंदर से खाली है, कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आउटर शेप जो इसकी सिलेंडर की है। तो इसके अंदर आर क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ कर्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा इसका 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर स्मॉल एच। ठीक है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ बस थोड़ी सी मोटाई होती है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, कैपिटल आर तो हो जाती है इस पूरे की आर रेडियस, और स्मॉल आर जो ये अंदर का जो पार्ट होता है सिर्फ इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसके बेस पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई एच इंटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्फेरिकल शेल की, तो स्फेरिकल शेल जो होता है सेम उसमें भी क्या होता है कि आपका ये एक स्फीयर है, तो इसकी कुछ मोटाई दी जाती है। ठीक है, और अंदर से ये क्या होता है खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल आर होता है वो तो आपकी इसकी पूरे की जो रेडियस होती है, और स्मॉल आर जो ये अंदर वाला जो सर्कल बन रहा है इसकी जो रेडियस होती है उसको स्मॉल आर कहते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। उसके बाद अगर हम कुछ क्यूब्स को कंबाइन कर दें उसको एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, अगर पहले उनकी जो सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो गई, हमने 3 क्यूब ले लिए, इनको ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया, तो इनकी हाइट और ब्रेड्थ जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ जो लंबाई है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एक कोन की, जिसको क्या किया हेमिस्फीयर से कवर कर दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट में क्या किया, एक क्यूब को जो है हेमिस्फीयर से अगर ढक दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसी तरीके से ये अलग अलग सिचुएशंस दी गई है कि अगर एक सिलेंडर के ऊपर हमने कोन रख दिया तो उसका एरिया कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो है आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। मीन और एवरेज निकालने के लिए इसमें क्या होता है, आपको अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टर्म्स दी गई हैं तो वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x इज इक्वल टू समेशन xi बटा में n, i की वैल्यू होती है 1 टू लेकर n तक। ठीक है, इस तरीके से मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय fi इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करना है आपको उन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर आपको ये चेक करना है कि अगर जो n नंबर ऑफ टर्म्स वो ओड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म जो है आपकी वो होगी आंसर। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2th टर्म
प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सीरीज या सीक्वेंस आपको दी गई है उसमें आपको उस नंबर की टर्म को लेना है, ना कि संख्या को। ठीक है, उस संख्या को ही लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज दे दी इन्होंने 1, 5, 9, 11 इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये देखिए पहले ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 हैं, यानी कि इवन है। तो इवन के लिए आपको फॉर्मूला क्या बनाना है, n/2th टर्म यानी कि 4/2। तो ये कौन सी आ गई, सेकेंड टर्म, प्लस n/2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म कितनी आपकी 5 प्लस थर्ड टर्म कितनी है 9। इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करके आपका जो मीडियन है आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड, मोड क्या होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन या वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, क्लास इंटरवल की बात करें, अगर क्लास मार्क आपको निकालना है या मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मीन ऑफ ग्रुप डाटा की बात करें अगर, तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा x इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको इजिली। और फ्रीक्वेंसी के केस में मोड किस तरीके से निकालते हैं ग्रुप डाटा में, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से देखकर अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला दे दिया गया है आपको, ये सारे फॉर्मूलाज ही हैं, आप यहाँ से देखें इनको, इनके स्क्रीनशॉट करें और इनको अच्छे से लर्न करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला एक यहाँ है वो आपको ध्यान देना है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं या डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान देना आपको, मीडियन और मीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको आप क्या कहते हैं, प्रायिकता भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द लाइकलीहुड और अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी चीज के, किसी इवेंट के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपको कॉइन टॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, थ्रोइंग डाई से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कार्ड के केस में कि टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से फेस कार्ड्स कितने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो चीजें आपको सभी ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो उस अकॉर्डिंग आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और इनको सॉल्व करके कोशिश करके देखें। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर उठाएं, उनमें से आपको जो भी क्वेश्चंस लगता है इन चैप्टर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, ताकि आप फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करें और हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज है एक ही जगह पे मिल जाएं और आप इनको अच्छे से लर्न कर सकें। तो चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।